ध्यान दीजिए, आज हम क्लास 12 के प्रश्नावली 2.1 के अध्याय का नाम प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सुनेंगे। उदाहरण के लिए यदि हमारे सामने कोई अजनबी व्यक्ति आ जाता है जिससे हम परिचित ना हो, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, हमारे लगते क्या है, ये किस कार्य के लिए आए। उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि कहीं भी कोई नया शब्द आ जाता है तो उसको देखते ही, उसके वो पढ़ते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं कि जैसे मैंने शब्द ये लिखा प्रतिलोम, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत प्रश्न ये उठ गया होगा कि सर ये प्रतिलोम है क्या, ये प्रतिलोम का मतलब होता क्या है। यदि किसी अवयव का हमें प्रतिलोम निकालना हो या त्रिकोणमिति का प्रतिलोम निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है। आप सर्वप्रथम पहले इसको समझ लीजिए कि प्रतिलोम का मतलब होता क्या है। जैसे कहने का मतलब ये है, यदि कहीं भी आप लोगों के समक्ष प्रतिलोम शब्द दिखाई देता है तो ये प्रतिलोम का मतलब होता है एक प्रकार का उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है आपका उल्टा। या आप कह लीजिए कि यदि कोई वस्तु, गंवार भाषा में आप ये कह लीजिए कि यदि कोई वस्तु सीधी रखी गई है तो उसको हम क्या कर दें, उल्टी रख दें, तो वह उसका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं खड़ा हूँ, कोई इंसान सीधा खड़ा है, उसका सिर ऊपर है, पैर नीचे है। यदि मैं इंसान के सिर को नीचे कर दूं, पैर को ऊपर कर दूं, तो वह इंसान क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यदि किन्हीं भी अवयवों का प्रतिलोम निकालना हो तो दी गई संख्याओं को हम कैसे बदलेंगे। उदाहरण द्वारा आप समझिए, आप लोगों ने क्लास 11 तक पढ़ा होगा। जैसे यदि मैं आप लोगों के सामने ऐसे लिख दूं अंश बटा हर, तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सर अंश बटा हर लिखा गया है। आपने अभी अभी बताया कि यदि कोई सा अवयव सीधी रखी गई है तो उसको हम उल्टा कर देंगे, तो इसको हम नीचे वाले को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, और ऊपर वाले को कहाँ ले आएंगे, नीचे लाएंगे। अर्थात कोई अवयव यदि अंश बटे हर में लिखी गई है तो इसको हम किस रूप में लिख देंगे, हर बटे अंश के रूप में लिख देंगे। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा है आपका 1/7, यदि 1/7 का हमें प्रतिलोम निकालना है तो इसका मतलब मैंने ये देखा कि हर वाले को अंश बना लिया, अंश वाले को हर बना लिया, तो वह 7/1 क्या निकलेगा, प्रतिलोम निकलेगा। या कहीं आपका व्युत्क्रम शब्द आपका आ जाता है तो व्युत्क्रम का मतलब भी होता है आपका उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि आपने अभी अभी समझा कि प्रतिलोम का मतलब उल्टा, अर्थात हर वाली संख्या को अंश बनाएंगे, अंश वाले को हर बनाएंगे, तो वह उस अवयव का क्या निकल जाएगा, प्रतिलोम निकल जाएगा। यदि यही शब्द है, इसी प्रतिलोम शब्द में ये शब्द जोड़ दे, योज्य प्रतिलोम, क्या जोड़ दे आपका, योज्य प्रतिलोम, तो सवाल अब ये उठता है कि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। मैंने प्रतिलोम का मतलब ये जाना कि प्रतिलोम का मतलब उल्टा है, लेकिन प्रतिलोम शब्द के साथ क्या शब्द लग गया, योज्य शब्द लग गया। अब हम योज्य प्रतिलोम कैसे निकालेंगे दी गई संख्याओं का, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या जिसमें जोड़ देने पर, ऐसा अवयव जिस अवयव में जोड़ देने पर या घटा लेने पर वह अवयव 0 प्राप्त हो जाए तो वही उस अवयव का क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे मैंने लिया a, अब a को हमें क्या बनाना है, 0। यदि हमें a का योज्य प्रतिलोम निकालना हो और a का योज्य प्रतिलोम हमें निकालना हो तो पहला कॉन्सेप्ट मेरा ये निकला कि योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि उनको हमें 0 बनाना है। तो ये अवयव 0 कैसे बन सकता है, जैसे ये लिखा गया, इसको उठा करके फेंक दो कहीं आप, तो क्या यहाँ पर कोई अवयव ये रह जाएगा, नहीं, तो इसका मतलब कोई भी अवयव नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसके जगह पे 0 लिख दूंगा। तो फेंकने का तात्पर्य आपका ये हुआ कि मैं उसी अवयव को उस अवयव में से घटा लूंगा। तो ए है, तो ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, क्योंकि ए में से ए जाएगा तो बचेगा आपका क्या,
जीरो। तो जो ये माइनस ए है यही आपका क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। यदि मैंने लिखा 1/2 और 1-1/2 लिखा तो -1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या है, हमें ये निकालना है। तो कॉन्सेप्ट योज्य प्रतिलोम का मतलब ये कहता है कि दी गई अवयव को हमें क्या कर लेना है, जीरो बना लेना है। तो यदि हमें इसको जीरो बनाना तो इसका मतलब इस -1/2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ये जीरो बनेगा नहीं। तो जीरो कैसे बनता है, तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट में ऐसा अवयव जिस अवयव में या तो जोड़ देने पर या तो घटा लेने पर वह अवयव जीरो बन जाए तो उसका क्या कहलाएगा, वह योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। तो माइनस है तो कब संख्याएं घटती हैं, जब एक संख्या माइनस में है तो दूसरी संख्या प्लस में है। तो प्लस में क्या हो जाएगा 1/2, तो 1 + 1/2 यही आपका क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। तो ये तो योज्य प्रतिलोम का मतलब हो गया। लेकिन हमारा चैप्टर जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो आप लोगों ने समझा है कि प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारा त्रिकोणमिति का फलन दिया गया है और उसको हम उल्टा लिख देंगे तो वह क्या निकल जाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। मेन कॉन्सेप्ट यहीं से वह प्रतिलोम त्रिकोणमिति से ही, उल्टा से ही शब्द से बनाया गया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि 1/2 लिखा गया है। यदि हमें इसका केवल प्रतिलोम निकालना रहता तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाता है आपका, आपने सुना कि दी गई संख्याओं को सीधी रखी गई है तो उनको हम उल्टी लिख देंगे। उल्टा लिखने का मतलब ये है कि 2 वाले को ऊपर, 1 वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दिया, ऊपर वाले को नीचे कर दिया, तो क्या हो गया, 2/1 हो गया। तो ये प्रतिलोम निकला। इसी को या करके ऐसे भी आपका लिखा जा सकता है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्याओं की घात कितनी छिपी रहती है, 1। और यदि किसी संख्या को हर से अंश बनाया जाए या अंश से हर बनाया जाए तो घात का चिन्ह हो जाता है विपरीत। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी अवयव को अंश से हर में ले जाना रहे या हर से अंश में लाना रहे तो घात का चिन्ह क्या होता है, विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, यदि हमें 2 को ऊपर ले जाना है तो ये संख्या गुणे में जाएगी ऊपर, लेकिन घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत। तो यदि कोई अवयव लिखा गया हो और उसके आगे कुछ भी चिन्ह ना हो तो कैसा चिन्ह छिपा रहता है, प्लस चिन्ह। तो प्लस का विपरीत क्या होता है, माइनस। और 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब मैंने एक निष्कर्ष ए निकाला प्रतिलोम शब्द से, उल्टा शब्द से, कि यदि कोई फंक्शन, कोई फलन या कोई अवयव इनवर्स के रूप में लिखा गया है तो वह किस बात को निरूपित करेगा, प्रतिलोम शब्द को निरूपित करेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आप लोगों ने पढ़ा है त्रिकोणमिति के बारे में। आपने देखा कि प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, और त्रिकोणमिति को आपने क्लास 11th में पढ़ा है। त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है, कोणमिति का अर्थ होता है मापना। आपने क्या देखा कि आपका यदि किसी भी हमें त्रिकोणमिति के अनुपात को निकालना है, जैसे आप लोगों ने सीखा होगा कि त्रिकोणमिति के शब्द से ही अनुपात ये निकले हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका जो पूछा जाता है, लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि साइन आप पढ़ाते हैं, साइन कास, टैन काट, कोसेक सेक ऐसे रट लगाए रहते हैं, तो बताइए इनका जन्म कहाँ से हुआ है। तो उसको आप समझिए। मैंने कहा इसके शब्द में ही छिपा है, इसकी परिभाषा से ही इनकी उत्पत्ति आती है। जैसे मैंने बताया कि त्रि का अर्थ क्या होता है, 3। कोण का अर्थ क्या होता है, कोण होता है। और मिति का अर्थ क्या होता है, मापना। अर्थात आप ये कह लीजिए सरल भाषा में समझने के लिए कि 3 कोणों, 3 भुजाओं या 3 कोणों से संबंधित नापना ही क्या कहलाएगा, आपका त्रिकोणमिति कहलाएगा। तो आप लोगों ने
कोणों में एक ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो होता है एक समकोण त्रिभुज का आप लोगों ने नाम सुना होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज क्या बनाया? ABC। तो आप लोगों को क्लास 11 तक बताया गया होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती उसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, और ये समकोण त्रिभुज की यही परिभाषा भी है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? लंब। और लंब के सामने वाली, लंब के सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और जो भुजा 90 डिग्री से जुड़ी हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आधार। आप लोगों को जैसे ही मैंने कहा कि जो भुजा 90 डिग्री से जुड़ी हुई होती है उसे आधार बोलते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठ गया होगा कि सर इस तरफ से ये देखा जा रहा तो ये भुजा 90 डिग्री से जुड़ी हुई है, यदि इसको भी देखा जाए AB भुजा को भी, तो AB क्या है? 90 डिग्री से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लंब और आधार आपस में बदले जा सकते हैं। कैसे बदले जा सकते हैं? यदि मैं इसी चित्र को ऐसे घुमा दूं, ऐसे BC भुजा को मैं क्या कर दूं? ऊपर कर दूं, और मैं यहाँ कर दूं AB भुजा को। मैंने क्या किया? BC भुजा को ऐसे घुमा दिया। तो BC भुजा को जब मैं घुमा रहा हूं तो C कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। B कहाँ आएगा? नीचे आएगा। और ये आपका A हो गया। तो AB देखिए भुजा 90 डिग्री का कोण बना रही है कि नहीं? तो AB क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। और जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो भुजा 90 डिग्री से जुड़ी हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आधार। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। कहने का मतलब यह है कि मैंने एक निष्कर्ष ये निकाला कि यदि मैं इन चित्रों को घुमा दूं, किसी भी दिशा में मैं घुमा दूं, घड़ी की दिशा में घुमा दूं या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दूं, तो केवल लंब और आधार आपस में बदले जा सकते हैं, लेकिन क्या? कर्ण का मान कभी आपस में बदलता नहीं है। जैसे मैंने क्या किया? ये BC यहाँ पर इस चित्र में क्या था? आधार था। अब मैंने इस चित्र को ऐसे घुमा दिया तो यही BC अब इस चित्र में किसका कार्य करने लगा? लंब का कार्य करने लगा। लेकिन क्या कर्ण का मान बदला? दोनों चित्रों में आप देखिए। तो आपका ये ऐसे भी कई व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेसिक से कि समकोण त्रिभुज में ऐसी कौन सी भुजा है जो कभी बदलती नहीं है? तो कौन सी भुजा कब नहीं बदली? कर्ण नहीं बदलती है। और समकोण त्रिभुज की ऐसी कौन सी दो भुजाएं हैं जो आपस में हमेशा बदलती रहती हैं घुमाने पे? तो वह कौन कौन सी भुजा है? लंब और आधार। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इसी समकोण त्रिभुज की दो दो भुजाओं का क्या लूं? अनुपात लूं। तो देखो कितने अनुपात बन सकते हैं। मैंने क्या लिखा? एक बार लंब के बटे में मैंने कर्ण लिख दिया। तो जब मैंने लंब बटे कर्ण के लंब के अनुपात में कर्ण लिखा तो एक किसकी उत्पत्ति करता है? साइन थीटा का। यदि मैं क्या लिख दूं? लंब बटे कर्ण लिखा, अब मैं लंब बटे आधार लिख दूं तो यह किसकी उत्पत्ति करेगा? आपका टैन थीटा की उत्पत्ति करेगा। मैंने क्या किया? इस लंब के बटे में मैंने कर्ण को एक बार लिखा, एक बार मैंने कर्ण को लिखा। एक क्या? लंब बटा कर्ण, दोनों एक ही बार है। यहाँ पर एक गलती हो गया है, मैं दूसरी किस भुजा में लिख सकता हूँ? मैंने एक भुजा के लंब के अनुपात में कर्ण को लिखा, तो दूसरा अनुपात क्या बनता है कि लंब के अनुपात में क्या लिख दिया जाए? आधार। तो लंब बटे आधार बराबर आपका किसकी उत्पत्ति हो जाएगा? टैन थीटा। दो हुआ। अब इसकी दूसरी आइए, बढ़ जाइए। आधार के बटे में आप क्या लिख सकते हैं?
पहला ये है कि यहीं से आप लिख सकते हैं कि आधार के अनुपात में क्या लिख सकते हैं, लंब। तो आधार बटे लंब किसकी उत्पत्ति करता है, आपका काट थीटा करता है वो। यदि मैं आधार के बटे में क्या लिख दूं, कर्ण लिख दूं, आधार के बटे में मैं क्या लिख दूं, कर्ण लिख दूं। मैंने एक बार आधार के बटे में लंब लिखा तो दूसरी बार किसको लिखूंगा, कर्ण। तो दूसरी बार जब कर्ण लिखेंगे तो क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे जो कर्ण होता है ये किसकी उत्पत्ति करता है, काश थीटा की उत्पत्ति करता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, और कौन बचा है आपका, मैंने आधार को भी लिख लिया। अब कर्ण की बारी आई। यदि मैं इसी का उल्टा लिख दूं कि कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार बराबर आपका क्या होता है, किसकी जन्म दे देता है, सेक थीटा का जन्म दे देता है। अब मैं क्या करूंगा, कर्ण के बटे में लंब लिखूंगा। तो यदि मैं कर्ण के बटे में लंब लिखा तो ये किसकी उत्पत्ति दे दिया है आपका, ये दे देगा आपका कोसेक थीटा। और किसी के अनुपात में लिखा जा सकता है नहीं। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं आप लोगों से यह प्रश्न करता कि आप दो दो भुजाओं का लेकर के इस त्रिभुज से कितने अनुपात निकाल सकते हैं, तो वह कितने अनुपात निकाला जा सकता है, केवल 6। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये आपका चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया, ये आपका छठवां। और कोई अनुपात बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। तो इससे हमें ये लॉजिक निकल के आता है कि यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि साइन टैन काट कास सेक कोसेक की उत्पत्ति या जन्म कहाँ से हुआ है, तो बताइएगा समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात से। यदि मैं इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ना लूं तो क्या कभी साइन टैन काट कोसेक सेक के मिलेंगे, नहीं मिल सकते हैं। तो आप लोगों की बात समझ में आई कि साइन कास टैन काट कोसेक सेक कहाँ से आया, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात से। अब ये मैं निष्कर्ष यहाँ से निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं ये भी निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पूछ ले कि त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं, तो वह आप बताइएगा त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। कुल कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन मैंने निकाला, साइन टैन काट कास सेक कोसेक। यहाँ आपको देखने से एक लॉजिक और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे मैंने लिखा लंब बटा कर्ण, तो कहीं देखिए आपका कर्ण बटा लंब, मतलब उसी का उल्टा लिख दिया गया है। तो ये इसका मतलब है जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है और कोसेक थीटा जो हुआ, यह एक दूसरे के क्या हुए, व्युत्क्रम हुए, अर्थात उल्टे हुए। तो यदि कोई पूछेगा कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, तो क्या बताएंगे, कोसेक थीटा। और मिलाइए क्या है, लंब बटा आधार, यहाँ पर आधार बटा लंब। तो टैन और काट एक दूसरे के क्या हो गए, व्युत्क्रम हो गए। कोई पूछेगा कि टैन का उल्टा क्या होता है, तो बताएंगे काट, काट का उल्टा क्या होता है, टैन। दूसरा आपने ये देखा कि आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटा आधार। तो दूसरा हमें लॉजिक ये समझ में आया कि कास और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें 3 सीधे याद हो गए तो 3 उसी के उल्टे कर देंगे, तो हमें 3 मिला के कितने मिल जाएंगे, 6। यदि कोई व्यक्ति आपसे यह पूछता है कि त्रिकोणमिति के मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, मतलब त्रिकोणमिति के अनुपात मुख्य रूप से कितने होते हैं, यदि मुख्य की बात करता है तो आप बताइएगा केवल 2। जैसे ही मैंने ये शब्द कहा कि 2 ही होते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठ गया होगा कि सर आपने अभी बताया कि 3 सीधे तो 3 उल्टे, तो इसका मतलब मुख्य रूप से 3 ही होने चाहिए थे, लेकिन आप 2 क्यों बता रहे हैं। मैं 2 इसलिए बता रहा हूं कि मुख्य रूप से 2 ही होता है। जो तीसरा टैन है वह बनाया गया है कैसे, यदि मैं साइन थीटा में किसका भाग दे दूं, कास थीटा।
देखो इसका सूत्र आता है कि नहीं, tan थीटा का लंब बटे आधार। तो sin थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, लंब बटे कर्ण लिख सकता हूं। cos थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आधार बटे कर्ण में लिख सकता हूं। ऐसे आपने लिख दिया। तो आप जानते हैं यदि बड़े बटे के नीचे अंश बटा हर हो तो सबसे नीचे वाली संख्या कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण गुणे ये सबसे नीचे वाला कहाँ गया, ऊपर गया। कर्ण बटे क्या हो गया, आधार। तो यदि संख्याएं अंश व हर में समान मिलती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो क्या वैल्यू आपकी मिल गई, लंब बटे आधार मिल गया। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र दिया गया है, tan थीटा। तो इसका मतलब मैंने ये देखा कि यदि मैंने साइन थीटा में cos थीटा से भाग दे दिया तो किसकी उत्पत्ति हो जाती है, tan थीटा का। तो इसका मतलब आप लोगों ने समझा कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वह मुख्य रूप से केवल कितने होते हैं, दो ही होते हैं। कौन कौन, एक साइन होता है तो दूसरा cos, और बाकी जो चार शेष बचते हैं वह इन्हीं से बनाए गए हैं। आप बना लीजिएगा इसी प्रकार का। अब आते हैं आपके चैप्टर पे। मैंने आप लोगों को बताया कि त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं, 6। लेकिन हमारे अध्याय का नाम क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इसका मतलब हम त्रिकोणमिति का प्रतिलोम निकालेंगे। अब इसका लॉजिक आप समझिए, किसका लॉजिक क्या निकलता है। यदि हम किसी भी त्रिकोणमिति का प्रतिलोम निकालें, जैसे लिखा है 1 बटा मैंने लिख दिया साइन x लिख दिया, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक अवयवों की घात कितनी छिपी रहती है, 1। और वह क्यों छिपी रहती है, क्योंकि मैं 1 को लिखूंगा तभी भी उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं लिखूंगा तभी भी नहीं होगा। तो उसके रहने और ना रहने से कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब वह घात नहीं लिखा जाता है। लेकिन मैंने कहा कि प्रत्येक संख्याओं की घात कितनी छिपी रहती है, 1। यदि हमें इसी साइन x को ऊपर ले जाना हो तो मैंने अभी अभी इसके पहले जस्ट कॉन्सेप्ट में बताया कि यदि मैं किसी संख्या को हर से अंश बनाऊंगा तो घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, साइन इनवर्स x। इतनी बात क्लियर हो गई। और मैंने कहा जो अब ये संख्या हर अंश में जाएगी, ऊपर जाएगी तो किस में जाएगी, गुणा में। लेकिन अंश में क्या लिखा गया था, 1। तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे क्या उसके मान में परिवर्तन होता है, नहीं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यदि किसी भी त्रिकोणमिति के फलन का हमें प्रतिलोम निकालना हो तो वह क्या बतलाएगा, इनवर्स बतलाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कहीं भी आपके मैथ के किताब में इनवर्स वाला फलन आ गया तो इसका मतलब वह किस अध्याय से लिया गया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अध्याय से लिया गया। इतनी बात समझ में आई। अब इसके आगे हम समझते हैं जो आपके चैप्टर में सवालों को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। ध्यान दीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के भी, जैसे मैंने बताया कि त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात, 6। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के भी कुल कितने अनुपात होंगे, 6 ही होंगे। यदि आप लोगों ने याद किया होगा, देखा होगा कि जो साइन थीटा होता है और कास थीटा होता है और आपका टैन थीटा होता है, इनका जो का साइन थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा, इनका जो परिसर होता है वह -1 से लेकर के 1 तक ही होता है, इससे अतिरिक्त होता नहीं। कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि साइन कोसेक टैन का जो कम से कम मान होता है वह -1 के होता है और अधिक से अधिक मान कहाँ तक होता है, 1 तक होता है। कहने का मतलब ये परिसर के बारे में आप लोगों ने सुना है। अब सवाल आपके 12वीं में कह रहा है कि मुख्य मान निकालने के लिए, तो मुख्य मान का मैटर क्या कहता है,
तो जो भी वह मुख्य मान आएगा उसको हम रेडियन में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? रेडियन में। जैसे हमें डिग्री में मान मालूम रहेगा तो उस डिग्री को हम किस में बदल लेंगे? रेडियन में बदल लेंगे। तो कुछ सूत्र ऐसे हैं आपके, तो उन सूत्रों को याद करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या है पहला सूत्र? पहला सूत्र आपका ये कहता है, यदि आपका कहीं साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स का मुख्य मान निकालने के लिए कह देगा, तो इनका जो मुख्य मान होगा वह कहाँ से कहाँ तक हो सकता है उसको आप समझिए। मुख्य मान -π/2 के बराबर हो सकता है। ध्यान दीजिए, -π/2 के बराबर हो सकता है, या इससे -π/2 से बड़ा होगा लेकिन π/2 के बराबर होगा और इससे छोटा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स का जो मुख्य मान आना चाहिए, यदि यह इसके अंतर्गत आता है तभी वह कहलाएगा मुख्य मान, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह उठता है कि सर यदि मैंने मान निकाला और वह उसके अंतर्गत आया नहीं, तब हम कैसे लगाएंगे? तब हम उसके मान में कुछ इस प्रकार गुणा भाग जोड़ेंगे, घटाएंगे, ताकि उसके मान में परिवर्तन भी ना हो और वह उसके अंतर्गत आ जाए। आप लोगों ने समझा मैंने क्या कहा? यदि इसके अंतर्गत नहीं आएगा तो हम उसके जगह पे कुछ इस प्रकार जोड़ेंगे या घटाएंगे कि उसके मान में परिवर्तन ना हो और वह उसके अंदर आ जाए। ये लॉजिक है। दूसरा आपका सूत्र क्या कहता है? दूसरा सूत्र आपका ये कहता है कि यदि कहीं आपका कास इनवर्स, सेक इनवर्स और काट इनवर्स का मुख्य मान निकालने के लिए कह दे, तो इनका जो मुख्य मान होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है? 0, π होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 0, π होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कास इनवर्स, सेक इनवर्स, काट इनवर्स का मुख्य मान आना चाहिए, या तो वह 0 के बराबर हो, या तो वह 0 से बड़ा हो, या तो वह पाई के बराबर हो, या वह पाई से छोटा हो। मतलब इसके अंदर आना, इसके अंतर्गत आना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर वही लॉजिक उठा कि यदि इसके बाहर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? यदि इसके बाहर चला जाएगा तो हम उसके जगह पे कुछ इस प्रकार जोड़ेंगे या घटाएंगे ताकि उसके मान में परिवर्तन ना हो। जैसे पहला उदाहरण आप समझिए, यदि कहीं आपका लिखा है साइन इनवर्स 1/2 क्या लिखा है? साइन इनवर्स 1/2 का हमें मुख्य मान निकालना है, तो हम कैसे मुख्य मान निकालेंगे इस बात को आप समझिए। यदि हमें मुख्य मान निकालना है तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो क्या मिला? साइन इनवर्स बढ़ा। जैसे ही हम इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी से मुलाकात हो जा रही है साइन इनवर्स, और मुख्य मान का मतलब हमें ये सब मिलना चाहिए। तो क्या इसमें साइन इनवर्स है? नहीं है। तो इसका मतलब है हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य ये निर्धारित हो गया कि इस साइन इनवर्स को हमें किसी तरह क्या करना है? हटाना है, क्योंकि मुख्य मान में ये आता ही नहीं है। तो पहला लक्ष्य क्या निर्धारित हुआ? साइन इनवर्स। अब मैं आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो आपके पूरे प्रश्नावली में प्रतिलोम त्रिकोणमिति में बहुत ही सहायक मंद होगी। ध्यान दीजिए, यदि कोई इनवर्स वाला फलन लिखा गया है तो सेम उसी अनुपात से वह क्या होगा? हटेगा। कहने का मतलब ये है कि ये साइन इनवर्स वाला फलन किससे केवल हट सकता है? साइन से ही हटेगा।
क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कास इनवर्स कहीं मिल गया तो वह किससे कटेगा, कास से कटेगा। कहीं टैन इनवर्स मिल गया तो किससे कटेगा, टैन से। कहने का मतलब यह है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फलन सेम उसी त्रिकोणमिति वाले फलन से हटेगा। अब ये साइन इनवर्स है तो किससे हटेगा, साइन से। तो हम यह देखेंगे कि साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये होता है साइन 45 अंश का मान। कितने अंश का मान होता है, 45 अंश। यदि मैं 1/2 के जगह मैं साइन 45 अंश को लिख दूं, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। ये भी आपका 1/2 है तो ये भी क्या है, 1/2 ही है, केवल इसके रूप बदले हैं लेकिन मान नहीं बदला है। जैसे उदाहरण के लिए जो नचनिया होता है, कुछ समय के लिए वह रूप लड़की का धारण करता है लेकिन रहता ही क्या है, वह जेंट्स ही रहता है, तो केवल रूप बदलता है, उसका जेंडर नहीं बदलता है। अब ध्यान दो, लेकिन मैंने क्या कहा कि इस डिग्री को हमें डिग्री में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो 180 डिग्री होता है वह पाई रेडियन के क्या होता है, बराबर होता है। यदि हमें किसी तरह 1 डिग्री का मान मालूम हो जाए तो चाहे जितने डिग्री का मान निकालने के लिए कहेगा मैं उसी में उतने का क्या कर दूंगा, गुणा। उदाहरण के लिए जैसे यदि हमें एक पेन का मूल्य 5 रुपया है तो 2 पेन का मूल्य कितना होगा, आप कहेंगे 10 रुपया होगा। कैसे, लॉजिक क्या निकला, लॉजिक ये निकला, मैंने अभी भी बताया कि यदि कहीं भी एक वस्तु का मूल्य मालूम हो तो चाहे जितने का पूछेगा मैं उसी में उतने का क्या करूंगा, गुणा करूंगा। अब सवाल यह उठता है कि गुणा क्यों किया जाता है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि गुणा किया जाता है, क्यों हम भाग नहीं दे करके निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब तक मैं 1 में 2 का गुणा करूं नहीं तो क्या यह 2 बनेगा, नहीं बनेगा। तो जब तक मैं 1 में 2 का गुणा करूंगा नहीं तब तक ये 2 नहीं आएगा। यदि मैं इसके बाएं वाले पक्ष में 2 का गुणा कर रहा हूं तो इसके दाएं वाले भी पक्ष में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो 1 का गुणा 2 में किया 2 और 5 का गुणा 2 में किया तो कितना हो गया, 10। इतनी बात समझ में आई आखिर गुणा क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें वही ही संख्या प्राप्त करनी है। तो आप जानते हैं कि यदि किसी संख्या को प्राप्त करना हो तो खुद का उसी में 1 में गुणा कर दो। तो हमें 1 का मान निकालना है, तो आप जानते हैं कि हमें 1 डिग्री का मान मालूम ही नहीं है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक संख्याओं का गुणांक कितना छिपा रहता है, 1। जिसका मान निकालना उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ। तो जब भी किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाया जाता है तो चिन्ह क्या होता है, विपरीत। जैसे प्लस है तो प्लस वाली संख्या उधर जाएगी तो क्या हो गई, माइनस। यदि माइनस इधर है तो माइनस वाली संख्या उधर गई तो क्या हो गई, प्लस। यदि यहाँ पर गुणा है तो गुणा वाली संख्या उधर गई तो क्या हो जाएगी, भाग। यदि भाग है यहाँ पर तो भाग इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, भाग का विपरीत। अब सवाल यह उठता है कि सर जी ये विपरीत क्यों हो जाता है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ कि बाएं वाले पक्ष में लड़कियों का समूह है और दाएं वाले पक्ष में आपका, उदाहरण के लिए मैं हिंट ऐसे मत समझिएगा, जैसे यदि मैं आप लोगों को कहूँ तो मेरा जो बायां हाथ है इस तरफ आएगा और दायां हाथ इस तरफ आएगा। यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि दाएं तरफ लड़कियों का समूह है और बाएं तरफ लड़कों का समूह है, यदि मैं एक लड़के को उठा करके लड़कों के समूह से उठा करके लड़की के समूह में बैठा दूं तो वह क्या कहलाएगा, लड़कियों का ही समूह कहलाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर सब लड़कियां तो लड़कियों का ही समूह बना है। तो जैसे ही वह एक पक्ष से दूसरे पक्ष में गया तो उसका चिन्ह क्या हो गया, विपरीत हो गया। लड़का से वह क्या बन गया, लड़की बन गया।
उसी प्रकार दुनिया की कोई भी अवयव यदि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएंगे तो हमेशा उसका चिन्ह विपरीत होता है। तो गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो पाई बटा कितना आ जाएगा आपका 180। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई बटा 180 रेडियन होता है। ये इतना रेडियन हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने कहा यदि 1 को 45 बनाना है तो 45 को हमें उसी में क्या कर देना है, गुणा। यदि मैं इसके बाएं वाले पक्ष में 45 का गुणा कर रहा हूं तो इसके दाएं वाले भी पक्ष में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 45 का। यदि संख्याएं अंश बटे हर से कट रही हैं तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो 45 डिग्री को जब मैंने रेडियन में बदला तो क्या आ गया, पाई बाई 4। तो इसका मतलब जहां साइन 45 अंश है तो मैं 45 डिग्री को जब रेडियन में बदला तो मैं क्या लिख दिया, पाई बाई 4। ये टेबल से आप डिग्री का मान याद किए हैं क्लास 11 तक। मैं केवल डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि यदि आपको ये भी कॉन्सेप्ट बताया गया तो बहुत लेंदी आपका ये वीडियो चला जाएगा। ध्यान दीजिए, तो आप ऐसे डिग्री पहले मालूम करिएगा और डिग्री को रेडियन में मैंने बदलना आप लोगों को सिखा दिया। तो इसका मतलब मैं 1/2 के जगह क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 4। तो यह दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो साइन इनवर्स साइन से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई बाई 4। अब चेक करो क्या वह उसके अंदर आ रहा है कि नहीं मुख्य मान। तो जो साइन इनवर्स का मुख्य मान आना चाहिए वह -π/2 से लेकर के π/2 तक आना चाहिए। π/2 का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। और π/4 का मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो इनके अंतर्गत आ गया कि नहीं। तो ये इसका क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो आपका सवाल है यहां से ना पूछ करके आपका कहां से सवाल पूछता है, माइनस वाला। तो माइनस वाले आपको कॉन्सेप्ट कुछ याद करना पड़ेगा। यदि कहीं आपका साइन इनवर्स -x दिखाई देता है तो साइन इनवर्स -x का जो सूत्र होता है वह होता है -sin इनवर्स x। यदि कहीं आपका tan इनवर्स -x दिखाई देता है तो वह किसके बराबर होगा, -tan इनवर्स x होगा। यदि कहीं आपका कोसेक इनवर्स -x दिखाई देता है तो वह किसके बराबर होगा, कोसेक इनवर्स x होगा। यदि कहीं आपका कास इनवर्स -x दिखाई देता है तो यह किसके बराबर होगा, आपका पाई माइनस कास इनवर्स x। ये सूत्र है। यदि कहीं आपका काट इनवर्स -x दिखाई देता है तो ये क्या हो जाएगा सूत्र, पाई माइनस काट इनवर्स x। यदि कहीं आपका क्या दिखाई दे, आपका सेक इनवर्स -x दिखाई दे तो एक किसके बराबर होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो जैसे ही मैंने आप लोग को ये सूत्र बताया तो आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठ गया होगा कि सर मैंने पढ़ा था कि कास माइनस थीटा का जो सूत्र होता है, कास माइनस थीटा का जो सूत्र होता है वह कास थीटा होता है। क्या सूत्र होता है, कास थीटा। अर्थात इस रूप का लिखना चाहिए था, माइनस को हटा देना चाहिए। तो आपने पाई को क्यों लिखा। आप लोगों ने क्लास 11th में त्रिकोणमिति के अध्याय में चतुर्थांश का नियम पढ़ा होगा। चतुर्थांश का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है वह 90 डिग्री का होता है और दूसरा वाला 180 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का है, ये 180 डिग्री। तो पहले वाले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, आल पॉजिटिव होते हैं, आपके सभी धनात्मक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यह 180 डिग्री से जैसे
कम हो जाएगा तो पहले वाले चतुर्थांश में आएगा, और पहले वाले चतुर्थांश में एक क्या हो जाएंगे, कास्ट काट सेक धनात्मक हो जाएंगे। इस कारण ये सूत्र क्या लिखाया गया, पाई माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दो, दूसरे वाले चतुर्थांश में जो होता है वह काश क्या होता है, धनात्मक होता है, और कौन नहीं, साइन कोसेक केवल आपका धनात्मक होता है तथा शेष क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। तीसरे वाले में कौन धनात्मक होता है, टैन काट धनात्मक होता है और शेष क्या होता है, नकारात्मक होता है, आपका निगेटिव होता है। चौथे वाले में काश और सेक केवल धनात्मक होते हैं, लेकिन शेष इसमें क्या होते हैं, 4 निगेटिव होते हैं। ए है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यदि आप लोगों से कोई व्यक्ति पूछता है कि किस चतुर्थांश में कौन सा अनुपात धनात्मक होता है और कौन सा अनुपात ऋणात्मक होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया। तो ए आपका 90, ए आपका 90, तो 90 90 180, 180 में ये तीसरा वाला कितना हो जाएगा, 270, चौथा वाला आपका कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि 90 इसमें और आपका जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इन सूत्रों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 ही सूत्र कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं कि काश सेक काट इनवर्स। यदि माइनस में आते हैं तो उनको हम इस रूप में लिख देंगे, यदि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा के रूप में आते हैं तो उनको हम माइनस साइन इनवर्स, माइनस टैन इनवर्स, माइनस कोसेक इनवर्स के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ आप स्टार लगा लो, यहाँ से आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके बहुविकल्पी में एक प्रश्न आपका फिक्स है, कम से कम यदि वह नहीं आता है तो 1 नंबर आप जरूर यहाँ से देखने को पा जाएंगे, जो बोर्ड के एग्जाम में आपका ये समझिए कि आया हुआ रखा हुआ मिलेगा। आप इस पे आप स्टार लगा लो, जितना स्टार लगाओ उतना ही स्टार आपका ये कम है, क्योंकि ये फिक्स है कि बोर्ड के एग्जाम में इस प्रकार का सवाल देगा, और जो सवाल देता है वह माइनस से ही संबंधित देता है। जैसे आपका पहला सवाल जो दिया गया है, क्या दिया गया है आपका, साइन इनवर्स -1/2। तो मैंने इस प्रश्नावली को लगाने के लिए एक बात पहले ही आपको निर्धारित कर दिया कि यदि कोई प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फलन लिखा गया है तो वह सेम उसी वाले अनुपात से क्या होता है, हट जाता है। जैसे ही मैं इसको आगे लगाने का प्रयास किया, आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, तो पहले क्या मिला, साइन इनवर्स। तो पहला हमारा टारगेट यह निर्धारित हो गया कि ये साइन इनवर्स मुख्य मान में नहीं आता है, तो साइन इनवर्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स किससे हटेगा, साइन से। तो मैं दूसरा वाला जो अवयव लिखा गया है मैं उसको ढूंढूंगा कि ये साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। यदि डिग्री में मालूम हो जाएगा तो रेडियन में बदल लेंगे। तो साइन में कितने डिग्री का मान, पहले सूत्र बन रहा है तो सूत्र में आप तोड़ दो, साइन इनवर्स -x, ये दूसरा वाला अवयव क्या मैंने मान लिया, x। तो साइन इनवर्स -x का क्या बन गया, सूत्र। तो साइन इनवर्स -x का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। तो लगा लो आप सूत्र, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। इतनी बात समझ में आई। अब हमें साइन इनवर्स को हटाना है, तो आगे बढ़ा माइनस, तो माइनस को मैंने लिख लिया, क्योंकि इसको हटा नहीं सकता, क्योंकि हल ही नहीं किया जा सकता है अभी। अब आगे बढ़ा तो क्या मिला, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स मिला तो मैंने साइन इनवर्स लिखा। अब ये साइन इनवर्स साइन से हटेगा तो साइन में एक कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 अंश का जो मान होता है सारणी में वह कितने के बराबर होता है, 1/2। अब मैं इस 30 डिग्री को रेडियन में बदलूंगा, तो रेडियन में बदलने के लिए हमेशा π/180 का क्या कर देना, गुणा कर देना। तो 3 छक कितना हो जाएगा, 18।
तो इसका मतलब मैं डिग्री के जगह पर रेडियन में क्या लिख सकता हूँ, π/6। तो क्या वैल्यू आपकी हो गई, sin π/6। तो ये साइन इनवर्स से कैंसिल, तो आपका मान क्या आ गया, -π/6। अब चेक कर लो कि उसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं। तो -π/6 का मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये -30 डिग्री 90 से छोटा है कि नहीं, इसी के अंदर एक गत आ जा रहा, तो यह क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला सवाल देखिए, यदि यही साइन इनवर्स यदि यही सवाल साइन इनवर्स में ना दे करके क्या दिया होता, कास इनवर्स -1/2। तो इसका सूत्र मैंने बताया कि कास इनवर्स -x यदि कहीं दिखाई देता है, या अर्थात कास इनवर्स -θ के रूप में कोई अवयव दिखाई देता है, तो इसका सूत्र क्या होता है, पाई माइनस कास इनवर्स x होता है। रख दो अब इसी सूत्र में। देखो कास इनवर्स -x, मैंने 1/2 को x मान लिया, 1/2 को मैंने क्या माना, x। तो जहां आपका x है वहीं आपका क्या रख देना है, 1/2। तो क्या हो जाएगा सूत्र इतने का, पाई आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो कास इनवर्स। अब क्या आया, x। तो x की वैल्यू है कितनी, 1/2। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर मैंने बताया कि जैसे ही मैंने इसको आगे लगाने के लिए बढ़ा तो पाई मिला तो पाई लिखा, अब आगे बढ़ा माइनस मिला तो माइनस लिखा, अब आगे बढ़ा तो क्या मिल गया, कास इनवर्स। तो हमें कास इनवर्स को लाना ही नहीं है मुख्य मान में, क्योंकि वह मुख्य मान में कास इनवर्स आता ही नहीं, पाई आता और संख्यात्मक मान आते हैं आपके केवल। तो इसका मतलब त्रिकोणमिति का यह अनुपात हटाना है, तो मैंने कहा सेम उसी वाले अनुपात से हटेगा। तो इसके बाद वाला जो अवयव लिखा गया है उसको आप चेक करो कि कितने रेडियन का मान 1/2 होता है। तो रेडियन को बाद में बदल लेना, पहले डिग्री में खोज लो, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11th में डिग्री में याद किया है मान। तो कास कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कास 60 डिग्री का जो मान होता है वह कितने के बराबर होता है, 1/2। अब मैं 60 डिग्री को रेडियन में बदलूंगा, तो रेडियन में बदलने के लिए मैं इसी में π/180 का क्या कर दूंगा, गुणा। तो 6 कितना हो जाएगा, 18। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 डिग्री को रेडियन में π/3। अब एक कास इनवर्स कास से क्या हो गया, कैंसिल। तो आगे बढ़ा तो क्या मिला, पाई, आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस, आगे बढ़ा तो ये दोनों अवयव हट गए तो क्या बचा, पाई माइनस π/3। मैंने ये देखा कि ये संख्या है अंश बटे हर में, क्या ये अंश बटे हर में है, नहीं। तो इसको भी आप कर लीजिए अंश बटे हर में। कैसे, मैं जानता हूं कि प्रत्येक संख्याओं का हर कितना छिपा रहता है, 1। दुनिया में यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो, दुनिया में यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो तो हर का हम क्या करते हैं, एलसीएम। सवाल यह उठता है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो जो हर में लिखा गया है उनका बारी बारी से चोचा पकड़ो और उठा करके यहाँ बगल में ऐसे लिख लो। तो मैंने एक बार 1 को पकड़ा, एक बार 3 को। तो मैंने क्या किया, एलसीएम का नियम बताया कि जो हर में लिखा रहेगा उनको आप सर्वप्रथम लिख लेना। अब उनको मैं तब तक काटूंगा जब तक सभी के अवयव के नीचे 1 ना आ जाए। अब देखो 1 तो पहले बना ही है, अब इसी को हमें केवल 1 बनाना है, तो खुद से खुद में भाग दो तो कट जाएगा। तो मैंने 3 से काटा तो क्या 1 कट रहा है, नहीं। तो एलसीएम में ध्यान ये रखने की बात है कि जो नहीं कटता है उसको उतार लेते हैं और जो कट जाता है उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो 1 किस संख्या से कट गया आपका, 3। तो 1 3 का एलसीएम कितना हुआ, 3 हुआ। अब पहले वाले हर से भाग दो, तो मैं 1 से 3 में भाग दूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार। जब आप 1 से 3 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार। और जितनी बार में ये भाग जाती है उसी का गुणा उसके वाले अंश में। तो 3 का गुणा पाई में करेंगे तो कितना आ गया आपका, 3 पाई। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस। अब दूसरे वाले हर से भाग दो,
तो दूसरा हर आपका कितना है 3। भाग किस में दिया जाता है हमेशा एलसीएम में दिया जाता है। एलसीएम है कितना 3। भाग कितनी बार जाएगी 1 बार जाएगी। तो जितनी बार में भाग जाती है उसी का गुणा उसके वाले अंश में। तो पाई का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा 1 पाई। आप पाई लिख दीजिए तभी भी उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो राशियां समान हैं तो इनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं घटती हैं। तो 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 पाई बटे 3। आप ध्यान दीजिए केवल संख्यात्मक मान घटते हैं लेकिन चर राशियां नहीं घटती हैं, केवल उनको एक बार लिखा जाता है गुणांक के साथ। जैसे 3 में से 1 गया तो 2 क्या घटा केवल संख्यात्मक मान घटा है आपका। पाई है तो पाई को मैंने लिख दिया। इतनी बात समझ में आई। अब इसको चेक कर लो कि जो कास इनवर्स का मुख्य मान आया इसके अंतर्गत आया कि नहीं। क्यों पाई का मान कितना होता है डिग्री में 180 डिग्री। अब उसको डिग्री में बदल लो किसके भी अंतर्गत आ रहा है कि नहीं। पाई के जगह पे 180 डिग्री और बटे कितना है 3 है तो 3 छक 18। अब इसको आप गुणा कर दो 2 का गुणा 60 में करेंगे कितना आ गया 120 डिग्री। तो देखो 120 डिग्री इन्हीं के बीच में आएगा कि नहीं। तो यह इसका क्या कहलाएगा मुख्य मान कहलाएगा। यदि ये मुख्य मान ना कहलाता तो हम क्या करते इसके जगह पे कुछ इस प्रकार जोड़ते या घटाते कि ताकि इसके मान में परिवर्तन ना हो। आई बात समझ में। उस प्रकार का भी मैं एक सवाल आप लोगों का क्लियर कर दे रहा हूं। बाकी का सवाल आपका जितना बचता है प्रश्नावली का उसको आप लोग होमवर्क के तौर पे लगा लीजिएगा। मैं इतना आप लोगों को बतलाता हूं ये कि केवल प्रतिलोम त्रिकोणमिति में केवल एक ही बात याद रखनी है कि यदि कोई इनवर्स वाला फलन आपका लिखा हुआ मिल गया तो सेम उसी वाले अनुपात से क्या होगा हटेगा। जैसे साइन इनवर्स है तो किससे हटेगा साइन से। टैन है तो किससे हटेगा टैन इनवर्स से हटेगा। जैसे सवाल आप देखिए इसी का जो आपका दिया गया है सवाल में एक आपका सवाल ऐसे दिया है कि डायरेक्ट आप उसको लगाएंगे तो कहेंगे सर ये आंसर होना चाहिए। जैसे क्या है आपका कास इनवर्स कास 7 पाई बाई 6 ये आपका है। ऐसे आपका है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये कास इनवर्स कास से हटेगा तो आप तुरंत देखेंगे कि कास इनवर्स कास से मिल गया तो इसको जल्दी जल्दी काट लिया जाए आंसर आ गया। लेकिन चेक करो कि कास इनवर्स का मुख्य मान इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। यदि आप डायरेक्ट काट देते हैं तो मान निकालो डिग्री में इसका। पाई के जगह पे 180 और बटा कितना 6 तो 6 त्रिक 18 तो 7 का गुणा 3 में करोगे तो 7 त्रिक 21 210 डिग्री हो गया। और जबकि इसका मुख्य मान कहाँ तक आना चाहिए केवल 180 डिग्री तक ही आना चाहिए। तो क्या यह इसके अंतर्गत आया नहीं आया। आपको हमेशा ध्यान देना मैं एक हिंट दे रहा हूं कि यदि कहीं बाधित कर देता है जैसे मैं आगे बढ़ा तो एक कास इनवर्स मिला तो कास इनवर्स से मैं कास नहीं कर सकता क्योंकि ये बाध दिया है जकड़ दिया है। यदि आपको शीशे में मैं पैक कर दूं तो क्या आपको कोई बाहर खींच सकता है। आपको खींचने के लिए पहले शीशे को फोड़ना पड़ेगा तब आपका वह घेचा पकड़ के क्या करेगा बाहर निकालेगा। तो उसी प्रकार ये बांध दिया है तो ये गलती कभी भी मत करिएगा कि कास इनवर्स कास से क्या हो गया कट गया। तो बांधने का मतलब अब उसको कुछ करना है। उसको काटने के लिए पहले इसको फोड़ना पड़ेगा कि नहीं फोड़ना पड़ेगा। तो अब फोड़ो। अब सवाल ये उठता है कि कैसे फोड़ेगा। देखो कैसे फोड़ा जाता है उसको आप ध्यान से समझिए। मैंने इसका लॉजिक बताया है किसके जगह पे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे ताकि इसके मान में परिवर्तन ना हो। और बहुविकल्पी में आपका देखिए ऐसा ऑप्शन भी दिया है कि 7 पाई बाई 6 दिया है पहला। दूसरा क्या दिया है 5 पाई बाई 6 दिया है।
तीसरा क्या दिया है, पाई बाई 3 दिया है। चौथा क्या दिया, पाई बाई 6। तो बच्चे क्या करते हैं कि काश इन जानते हैं कि काश इनवर्स काश से कट जाएगा, तो सीधे टिक लगा दिए 7 पाई बाई 6। और जबकि ये क्या हो जाता है, गलत है, क्योंकि उसके मान के अंतर्गत आ ही नहीं रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। तो मैंने कहा कि इसके जगह पे कुछ इस प्रकार आप लिख दीजिए ताकि इसके मान में परिवर्तन ना हो। तो देखो कैसे, आप हमेशा हर वाले से भाग देना। तो यदि मैं हर वाले से भाग दूं तो ये भाग कितनी बार जाएगी, एक बार। ध्यान दीजिए यहाँ पर दो टाइप का है। आप पहली भाग कितनी बार ले जाते, 6 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 7 से अधिक ना हो जाए, एक बार। अर्थात क्या करूं मैं, यदि मैं इसी 7 पाई को ऐसे लिख दूं, पाई प्लस पाई बाई 6, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि संख्याएं अंश बटे हर में हर का एलसीएम लोगे तो 6 पाई में 1 पाई जोड़ोगे 7 पाई बाई 6, क्या उसके मान में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू आपकी प्राप्त हो रही है विकल्प में, क्या मिल जाता है आपका, पाई प्लस थीटा। पाई का मतलब 180 डिग्री, तो काश 180 अंश प्लस थीटा बराबर आपका क्या होता है, जैसे ही एक काश 180 अंश से अधिक होगा तो किस चतुर्थांश में भागेगा, तीसरे में। तो तीसरे में काश क्या हो जाता है, ऋणात्मक में मिल जाएगा, अर्थात माइनस थीटा ए आ जाएगा आपका सूत्र। तो जबकि ये माइनस में कहीं विकल्प दिया है, नहीं दिया, तो इसका मतलब ए वाला तरीका ना करके, जैसे भाग एक बार जा रही थी तो माइनस में मान मिल रहा था, और जबकि इसका मुख्य मान माइनस में होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार ना ले जा करके 2 बार ले जाएंगे। जैसे 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूं तो 6 दूना 12, तो 12 में से मैं कितना घटा दूं कि 7 बच जाए, तो खुद को उसी को घटा दो तो मालूम हो जाएगा कि कितना घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 2 पाई में से हम कितना घटा दे, 5 पाई, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा, चेक कर लो आप। संख्याएं अंश बटे हर में, तो हर का एलसीएम लेंगे तो 6 दूना 12, और 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7, तो 7 पाई बटा कितना आ जाएगा 6, क्या इसके मान में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। सवाल यह उठता है कि सर आपने पहले वाले तरीके को क्यों नहीं किया कि ये भाग एक बार जा रही थी, तो हम क्यों उस कॉन्सेप्ट से नहीं लगा रहे। मैं उस कॉन्सेप्ट से इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे मालूम है कि जो काश इनवर्स का मुख्य मान मिलना चाहिए वह धनात्मक में मिलना चाहिए, ऋणात्मक में नहीं मिलना चाहिए। तो उस नियम से वह किस में आ जा रहा था, ऋणात्मक में, तो क्या वह उसका मुख्य मान कहलाता, नहीं कहलाता। तो इस समस्या से बचने के लिए मैंने एक बार ना ले जा करके 2 बार ले गया, और जितना अधिक हुआ उतने को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। तो मैंने 7 पाई बाई 6 के जगह पे इतना लिख दिया, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा, नहीं, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे और घटाएंगे तो वही आएगा 7 पाई बाई 6। लेकिन देखो ये सूत्र बन जा रहा, पाई का मतलब 180 डिग्री, और 180 का डिग्री का गुणा हम 2 में करेंगे तो 360 डिग्री, तो 300 काश 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा होता है आपका। तो सूत्र बन गया, तो तोड़ दो आप, काश इनवर्स काश थीटा की जगह पे कितना है, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बटा 6। अब एक काश इनवर्स काश से कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 पाई बटा 6। यही इसका क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि हम किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का कैसे मुख्य मान निकालेंगे। तो जितने भी सवाल आपके इस प्रकार के दिए गए हैं आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो उसको आप पूछ लीजिएगा। लेकिन केवल एक ही खास बात इसमें ध्यान में रखना है कि यदि कोई इनवर्स वाला फलन दिया है तो वह उसी वाले फलन से क्या होगा, हटेगा। तो उस फलन में
इनवर्स के बाद वाला जो अवयव लिखा रहेगा उस अवयव को ढूंढना कि वह कितने रेडियन का मान है, और जितने रेडियन का मान रहेगा उसको उठा के रखना। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अनुपात और त्रिकोणमिति का अनुपात एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई।